In this session, we will discuss UPSC Geography, Environment and Ecology PYQ of 2018 for Civil Services Examination. 2018 यूपीएससी प्रीलिम्स में जियोग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन से अबाउट 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। दिस इज करेक्ट बिकॉज ज्यादातर कोरल रीफ्स जो है वो ट्रॉपिकल वाटर्स में है। स्टेटमेंट 2, more than one third of world's coral reefs are located in the territories of Australia, Indonesia, and Philippines. This statement is also correct because about one third कोरल रीफ्स जो है वर्ल्ड के वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस रीजन में लोकेटेड हैं। स्टेटमेंट 3, कोरल रीफ्स होस्ट far more number of animals than those hosted by tropical rainforest. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज कोरल रीफ्स में जो नंबर ऑफ एनिमल्स फाइला जो पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कंपेयर में मोर नंबर है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज डी, ओनली 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। मैप पे हम देख सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल वाटर है और ट्रॉपिकल वाटर में कोरल रीफ सबसे ज्यादा है। मलेशिया, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया वाला जो रीजन है यहीं पर सबसे ज्यादा कोरल रीफ पाए जाते हैं। दिस इज नोन एज कोरल ट्रायंगल। कोरल ट्रायंगल के अंदर हम देख सकते हैं जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और यहाँ पर पपुआ नुगानिया, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ वाला पार्ट, ये सब जो रीजन है यहाँ पर कोरल रीफ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। Why statement 1 is correct? Corals generally require warm, shallow, clear and sunny water found in the tropics. कोरल्स के लिए वार्म वाटर, सैलो, क्लियर एंड सनी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं एंड 20 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन इन्हें वाटर टेम्परेचर की नीड होती है। वह स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। द कोरल ट्रायंगल and the Great Barrier Reef contain highest concentration of reef globally. कोरल ट्रायंगल जो कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया जैसे रीजन को कवर करता है एंड ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ग्लोबली कोरल रीफ्स का जो कंसंट्रेशन है हाईएस्ट इन्हीं रीजन में है। वह स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। While rainforests have higher species diversity, mostly insects, coral reefs have higher phyletic diversity, the number of fundamental body plants phyla represented। रेन फॉरेस्ट के अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी हायर है बट कोरल रीफ के अंदर जो फाइलेटिक डाइवर्सिटी है वो रेन फॉरेस्ट के कंपेयर में हाई है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज प्लांट प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज। प्लांट प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा ऑफन न्यूज में हम देख सकते हैं ये इसका रीजन क्या है कि आखिर ये न्यूज में हमें क्यों सीन होता है। करेक्ट आंसर इज बी, इट रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रो। ये जिस प्लेस पर ग्रो होता है उस प्लेस की बायोडाइवर्सिटी को ये रिड्यूस करता है। दैट इज वाई ये न्यूज में फ्रिक्वेंटली देखा जा सकता है। लेट्स डिस्कस इन डिटेल about Prosopis juliflora. Prosopis juliflora is an invasive alien species native to Mexico and South America. Prosopis juliflora एक invasive alien species है जो कि मेक्सिको एंड साउथ अमेरिका नेटिव है। It was introduced to India to address fuel wood shortages and promote greening. इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करने के कुछ रीजंस थे सच एज इंडिया में फ्यूल वुड के शॉर्टेज को एड्रेस करना था एंड ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया। However, it is highly aggressive, depletes groundwater and outcompetes native vegetation, leading to a significant reduction in local biodiversity. प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा जो प्लांट होता है ये हाईली एग्रेसिव होता है, ग्राउंड वाटर को डिप्लीट करता है, नेटिव वेजिटेशन को आउट कम्पीट करता है एंड लोकल बायोडाइवर्सिटी में सिग्निफिकेंट रिडक्शन का कॉज बनता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो प्लांट है यही है
प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा ये कहीं भी देखा जा सकता है। व्हाट आर इनवेजिव स्पीसीज, इसी तरह के कुछ और भी इनवेजिव स्पीसीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एन इनवेजिव स्पीसीज इज अ नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और अदर लाइफ फॉर्म, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, which has been introduced to a new environment and cause harm to the ecosystem, economy or human health by outcompeting native species, altering habitats and spreading rapidly and untouchability. इन्वेजिव स्पीसीज एक नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और अदर लाइफ फॉर्म होता है जो कि न्यू इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और न्यू इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करने के बाद ये उस इन्वायरमेंट के इकोसिस्टम, इकोनॉमी एंड ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। वहाँ के नेटिव स्पीसीज को आउट कम्पीट कर देता है, हैबिटेट को अल्टर करता है, रैपिडली तरीके से एंड अनकंट्रोलेबली तरीके से ये स्प्रेड होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से इन्वेजिव स्पीसीज हैं? इन्वेजिव फ्लोरा स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, इन्वेजिव फौना स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। इन्वेजिव फ्लोरा स्पीसीज, नंबर वन, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ हम देख सकते हैं राइट साइड में, इसका पिक्चर गिवन है। Indian aquatic plant that form dense mats on water surface, hindering water flow, impacting fishing and affecting other aquatic life. वाटर हाइसेंथ एक एक्वेटिक प्लांट है जो कि वाटर सरफेस पर एज अ मैट ये अपने आप को डेंस तरीके से फॉर्म कर लेता है, वाटर फ्लो को हिंडर करता है, फिशिंग को इम्पेक्ट करता है, एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज लेंथाना। लेंथाना का पिक्चर हम देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है ये लेंथाना का है। A shrub that form dense thickets, outcompeting native vegetation and reducing forage for wild herbivores. ये एक श्रब होता है जिसका थिकेट्स काफी डेंस होता है, नेटिव वेजिटेशन को आउट कम्पीट करता है। नेक्स्ट, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस पिक्चर में गिवन है। It is a weed that is believed to have entered India as a contaminant. It can cause allergies and reduce crop yield. पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस ये एक वीड है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि इंडिया में ये एज अ कॉन्टामिनेंट एंटर हुआ है, कुछ एलर्जीज एंड क्रॉप याइल्ड को ये इफेक्ट करता है, एलर्जी का कॉज बन सकता है। इनवेजिव फौना स्पीसीज इंडिया में क्या क्या है? नंबर वन, अफ्रीकन कैटफिश। पिक्चर में हम देख सकते हैं ये जो कलरफुल फिश है ये अफ्रीकन कैटफिश है। इट वाज इंट्रोड्यूस फॉर एक्वाकल्चर, इट प्रे ऑन नेटिव फिश स्पीसीज एंड डिस्टर्ब द एक्वेटिक इकोसिस्टम। अफ्रीकन कैटफिश इंडिया में एक्वाकल्चर के लिए इंट्रोड्यूस की गई, नेटिव फिश स्पीसीज को प्रे करती है एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती है। नेक्स्ट, रेड ईयर्ड स्लाइडर। रेड ईयर स्लाइडर हम देख सकते हैं ये एक टॉर्टोइस की तरह है, और पिक्चर में गिवन है। अ पॉपुलर पेट दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इंडियन वाटर बॉडी, डेंजरस फॉर नेटिव टर्टल स्पीसीज। रेड ईयर स्लाइडर एक पॉपुलर पेट है जो इंडिया में वाटर बॉडीज में इंट्रोड्यूस की गई, नेटिव टर्टल स्पीसीज के लिए ये डेंजरस हो सकती है। नेक्स्ट, अमेजोन सेल्फिन कैटफिश। अमेजोन सेल्फिन कैटफिश का पिक्चर यहाँ पर गिवन है। इट हैज डेसिमेटेड फिश पॉपुलेशंस इन कोलकाता वेटलैंड। कोलकाता के वेटलैंड में ये फिश देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट, चीतल स्पॉटेड डियर introduced to the Andaman Island, they overgraze and impair native flora due to a lack of natural predators. चीतल और स्पॉटेड डियर अंडमान आइलैंड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये ओवरग्रेजिंग के लिए फेमस है एंड नेटिव फ्लोरा को ये इम्पैक्ट करता है। नेचुरल प्रेडेटर्स के लैक की वजह से इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड जो भी प्लांट और ट्रीज हैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। दिस इज करेक्ट बिकॉज इंडिया में बैरन आइलैंड वॉल्केनो ही एक एक्टिव वॉल्केनो है। स्टेटमेंट 2,
Barren Island lies about 140 kilometers east of the Great Nicobar. This statement is wrong because Barren Island ईस्ट निकोबार के सॉरी ग्रेट निकोबार के ईस्ट में नहीं है। Statement 3. The last time the Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then. This is also wrong because last time Barren Island volcano 2017-18 में भी erupt हुआ है और 1991 में erupt हुआ है, लेकिन इसके बाद many times से erupt हो चुका है। So correct answer is A. Only one statement is true. So let's discuss in detail. सबसे पहले हम यहाँ पर मैप देख लेते हैं। ये जो बैरन आइलैंड है, देख सकते हैं कि अंडमान सी में पोर्ट ब्लेयर का नॉर्थ ईस्ट में ये सिचुएटेड है। अदर भी यहाँ पर आइलैंड हैं सच एज नारकोंडम आइलैंड है एंड अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। अंडमान को नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान में इसको डिवाइड किया गया है। साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बिटवीन ड्यूनकन पैसेज है और इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल के थ्रू सेपरेट किया गया है। Why statement 1 is correct? Barren Island is the only active volcano in India and in Asia, South Asia. Why statement 2 is incorrect? Barren Island is located in the Andaman Sea, about 135 kilometers northeast of Port Blair and not Great Nicobar. Why statement 3 is correct? While it did erupt in 1991, after being dormant for 150 years, it has erupted several times since then, including 2005, 2017, and 2018. It is not inactive. मोर अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर मोर देन जस्ट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, they are a strategic assets for the India's maritime security and biodiversity hotspot. Geographical features of Andaman and Nicobar Island. Location and division. Located at the juncture of the Bay of Bengal and the Andaman Sea. अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी के जंक्चर पर लोकेटेड है। दे आर सेपरेटेड बाय द 10 डिग्री चैनल। अंडमान इन द नॉर्थ, निकोबार इन द साउथ। वॉल्केनिक एक्टिविटी, यहाँ पर कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी भी शो होती हैं। नंबर 1, बैरन आइलैंड, इंडिया ओनली एक्टिव वॉल्केनो। नंबर 2, नारकोंडम आइलैंड, एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो आइलैंड। Highest peak in Andaman and Nicobar. Number 1, Saddle Peak in North Andaman, the highest point in the archipelago. सैडल पेक अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो का हाईएस्ट पॉइंट है, नॉर्थ अंडमान में पाया जाता है। नंबर 2, माउंट थुलियर, ग्रेट निकोबार का यह हाईएस्ट पीक है। डुनकन पैसेज सेपरेट साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट करने वाला जो पैसेज है वो डुनकन पैसेज है। Strategic and administrative significance of Andaman and Nicobar Island. Andaman and Nicobar Command (ANC), India's first and only tri-service theater command, established to safeguard the Malacca Strait, a vital global shipping lane. मलक्का स्ट्रेट को सेफगार्ड करने के लिए अंडमान एंड निकोबार कमांड यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया। ये इंडिया फर्स्ट एंड ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। मलक्का स्टेट हम देख सकते हैं मैप में, ये गिवन है। मलक्का स्टेट जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नियर बाय ही पड़ता है। ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अ मेजर होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान इन्वॉल्विंग एन इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एंड अ पावर प्लांट। रीनेमिंग ऑफ आइलैंड, आइलैंड का किस तरह से यहाँ पर रीनेमिंग किया गया है। रॉस आइलैंड, नील आइलैंड, हेवलॉक आइलैंड, इन सभी को रीनेमिंग किया गया है। रॉस आइलैंड का नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप है एंड हेवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप है। ट्राइबल कम्युनिटीज लिविंग इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, स्पेशली यहाँ पर कौन कौन सी पीवीटीजीज के बारे में बात करेंगे जो लिविंग करती हैं। द आइलैंड आर होम टू 5 पीवीटीजीज। मेनली यहाँ पर 6 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जिनमें से 5 ट्राइबल कम्युनिटीज पीवीटीजीज के अंडर आती हैं। सभी ट्राइबल कम्युनिटीज को यहाँ पर निग्रिटो ओरिजिन और मंगोलियड ओरिजिन
में डिवाइड किया गया है। जितने भी अंडमान में रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ये सब निग्रोडो ओरिजिन के नाम से जानी जाती है। एंड निकोबार में रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज को मंगोलॉइड ओरिजिन के नाम से जाना जाता है। निग्रोडो ओरिजिन, ग्रेट अंडमानीज, ओंगी, जारवा एंड सेंटिनल्स। मंगोलियन ओरिजिन के अंदर सोम्पेन एंड निकोबारीज आती हैं। निकोबारीज ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि पीवीटीजी के अंदर नहीं आती है। The Sentinelese remain the most isolated tribe in the world. Sentinelese ट्राइब ऐसी ट्राइब है जो कि वर्ल्ड से मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब है। बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वेजिटेशन, प्राइमरली ट्रॉपिकल वेजिटेशन फॉरेस्ट, यहाँ पर मेनली ट्रॉपिकल वेजिटेशन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैरिन लाइफ, known for extensive coral reefs and the dugong, which is the state animal. डुगोंग अंडमान एंड निकोबार का स्टेट एनिमल है। डुगोंग एक सी काव होता है। नेशनल पार्क, कैंपबेल बे एंड गैलेथिया बे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, झांसी रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क। अंडमान एंड निकोबार है 9 नेशनल पार्क। अंडमान एंड निकोबार में टोटल 9 नेशनल पार्क है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सेल्युलर जेल located in Port Blair, it remains a symbol of the Indian independence struggle, housing revolutionaries like Veer Savarkar. Japanese occupation, the island were occupied by Japan during World War II and were the first part of India to be liberated under the provisional government of Azad Hind Fauj. Key biodiversity fact for UPSC preparation. की बायोडाइवर्सिटी फैक्ट्स क्या है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड। टोटल नेशनल पार्क यहाँ 9 है। टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 96 है। एंडेमिज्म, हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म, अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ फ्लोरा इज एंडेमिक। स्टेट एनिमल ड्यूगोंग सीकाओ। स्टेट बर्ड अंडमान वुड पिजन। सिग्निफिकेंस, दीज आइलैंड फॉल अंडर द इंडो बर्मा एंड सुंदरबन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये जो आइलैंड है ये इंडो बर्मा एंड सुंदरबन सेंडरलैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज इन अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं, कौन कौन सा नेशनल पार्क है, कौन कौन सा यहाँ पर सेंचुरीज हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है। सच एज कैंपबेल नेशनल पार्क, गैलेथिया बे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, मणिपुर पर्वत नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क एंड बुटन आइलैंड नेशनल पार्क, इंटरव्यू आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैरन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोहा भारत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कैडबरी बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नारकोंडम आइलैंड सेंचुरी है। यहाँ पे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व भी है और सबके बारे में यहाँ पर डिटेल किया है इस टेबल के अंदर। क्विक रिवीजन टेबल, अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड टेबल है। सेपरेशन 10 डिग्री चैनल के थ्रू सेपरेशन किया गया है। एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड, स्टेट एनिमल डुगोंग, सदर्न मोस्ट टिप इंदिरा पॉइंट, मेजर ट्राइब्स जारवा, सेंटिनल्स एंड सोम्पेन, ये इसकी मेजर यहाँ पर ट्राइब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ is an initiative launched by, correct answer is C, UNFCCC Secretariat। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये जो इनिशिएटिव था ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। द UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरी लॉन्च द क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव इन 2015। ये जो इनिशिएटिव था 2015 में लॉन्च किया गया था UNFCCC के द्वारा। Its goal is to encourage and support organizations, governments, and individuals to measure their carbon footprints, reduce their greenhouse gas emissions as much as possible, and offset what they cannot reduce using UN-certified emissions reductions. About the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), because ऑप्शन में यहाँ पर IPCC, UNEP, UNFCCC, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन गिवन है और यहाँ पर हम सभी पॉइंट्स के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। नंबर 1, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। The IPCC is the United Nations body for assessing the science related to climate change.
आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड साइंस को असेस करती है. इट डज नॉट कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च, इट रिव्यू एंड सिंथेसाइज एग्जिस्टिंग लिटरेचर. आईपीसीसी ओन रिसर्च कंडक्ट नहीं करती है, ये ओनली अदर रिसर्च को रिव्यू करती है एंड अपना रिपोर्ट पब्लिश करती है. एस्टेब्लिश्ड इन 1988 बाय द डब्ल्यूएमओ एंड यूएनईपी. इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी को 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था. रोल प्रोवाइड पॉलिसी मेकर्स विद रेगुलर साइंटिफिक असेसमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रेगुलर साइंटिफिक असेसमेंट पॉलिसी मेकर्स को ही प्रोवाइड करता है. इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, पोटेंशियल फ्यूचर रिस्क क्या हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, एज वेल एज एडॉप्शन एंड मिटिगेशन ऑप्शंस रिलेटेड यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. करंट स्टेटस. द आईपीसीसी इज करंटली इन इट्स सेवंथ असेसमेंट साइकिल. प्रेजेंट में आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये अपने सेवंथ असेसमेंट साइकिल में कंटिन्यू चल रही है. सिक्स असेसमेंट साइकिल जो था वो 2015 से 2023 तक के लिए था, जिसका रिपोर्ट मार्च 2023 में पब्लिश किया गया था. A special report on climate change and cities is a major focus of this cycle. Key facts. IPCC report are the scientific basis for the negotiations under the UNFCCC. UNFCCC के अंदर जितने भी कॉन्फ्रेंस होते हैं, जितने भी नेगोशिएशंस होते हैं, आईपीसीसी रिपोर्ट उसके लिए साइंटिफिक बेस बनते हैं. अबाउट द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. पेरेंट ट्रीटी ऑफ द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल एंड द 2015 पेरिस एग्रीमेंट. यूएनएफसीसीसी 1997 क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट का एक पेरेंट ट्रीटी रहा है. ऑब्जेक्टिव इज टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर. यूएनएफसीसीसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन को स्टेबल करना है. Established in 1992 at the Rio Earth Summit, UNFCCC रियो अर्थ समिट के ड्यूरिंग 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था. रोल इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन. इंटरनेशनल लेवल पर जो भी क्लाइमेट नेगोशिएशंस किए जाते हैं उसके लिए यूएनएफसीसीसी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है. अपकमिंग माइलस्टोन्स. COP30 of 2025 held in Belém, Brazil, critical for updated NDCs. लास्ट ईयर COP30 ब्राजील बेले में हुआ था और यहाँ पर NDCs नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को अपडेट किया गया था. COP31 of 2026 scheduled to be held in Antalya, Turkey, co-hosted with Australia. UNFCCC का जो COP31 होने वाला है इस ईयर वो टर्की में होने वाला है और इसको ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाला है. कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज CBDR इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्वेंशन. UNFCCC के अंदर जो भी कॉन्वेंशन होता है उसका कोर प्रिंसिपल कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसका प्रिंसिपल है. NDCs भी इसी से रिलेटेड है. अबाउट द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. UNEP is the leading global environmental authority that set the global environmental agenda and promote the coherent implementation of the environmental dimension of sustainable development. UNEP United Nations Environment Program ये यूनाइटेड नेशंस के एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल लीडिंग अथॉरिटी है जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा सेट करती है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इन्वायरमेंटल डायमेंशंस को बैलेंस करने के लिए ये कुछ एजेंडा सेट करती है. Established in 1972 after the Stockholm Conference, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के आफ्टर 1972 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था. हेडक्वार्टर्ड इन नैरोबी, केनिया. फ्लैगशिप रिपोर्ट इसके क्या क्या है? एमिशन गैप रिपोर्ट, द कमिटमेंट वर्सेस रियलिटी चेक,
एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ये कुछ रिपोर्ट हैं जो इसके द्वारा पब्लिश की जाती हैं। रिसेंट अपडेट्स ऑफ 2026, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स लेटेस्ट स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 highlight the nature transition economy, calling for a $1.3 trillion annual investment in nature-based solutions by 2035 to tackle the triple planetary crisis. यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो करंट स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट है 2026 का, उसमें ये रिकमेंड किया गया है कि 2035 तक हमें ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस को टेकल करने के लिए $1.3 ट्रिलियन एनुअली हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस के अंदर क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन इंक्लूड हैं। अबाउट द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। The WMO is a specialized agency of the UN for meteorology, operational hydrology and related geophysical sciences. WMO यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशल एजेंसी है जो कि मेट्रोलॉजी, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिकल साइंस से रिलेटेड है। Role. It acts as the voice for the state and behavior of Earth's atmosphere. Latest report highlights the state of the global climate 2025 report confirmed that 2015 to 2025 was the hottest 11-year period on the record. इसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसके अकॉर्डिंग 2015 से 2025 का जो 11 ईयर का जो टाइम पीरियड है, ये हॉटेस्ट 11 ईयर पीरियड रहा है रिकॉर्ड में। It recently introduced Earth's energy imbalance as a key climate indicator, noting that over 90% of the excess heat is being stored in our oceans. Initiatives lead the early warning for all initiative to ensure every person on Earth is protected by early warning system by 2027. Comparison between IPCC, UNEP, UNFCCC, WMO सभी के बारे में यहाँ पर कंपैरिजन टेबल दिया हुआ है। आईपीसीसी जो होता है इसका नेचर ये एक साइंटिफिक बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ये एक साइंटिफिक बॉडी है। प्राइमरी आउटपुट असेसमेंट रिपोर्ट AR7 एंड कोर फोकस साइंटिफिक कॉन्सेंसस एंड डाटा। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये एक पॉलिसी प्रोग्राम है। एमिशन एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट ही पब्लिश करता है। ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा सेट करता है। UNFCCC लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करता है। इंटरनेशनल ट्रीटीज सच एज पेरिस एग्रीमेंट को कंडक्ट करता है। नेगोशिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करता है। WMO टेक्निकल एजेंसी है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट पब्लिश करता है। वेदर, वाटर एंड क्लाइमेट डाटा प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 5, with reference to agriculture soil, consider the following statement. A high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. This statement is wrong because organic matter जितना ज़्यादा होगा soil के अंदर, water holding capacity उसका उतना ही ज़्यादा होगा। Statement 2, soil does not play any role in the sulfur cycle. This is wrong because sulfur cycle में soil एक important role play करता है। Statement 3, irrigation over a period of time can contribute to the salinization of some agricultural lands. This statement is true because over a period of time अगर इरिगेशन किया जाता है तो ये सम एग्रीकल्चर लैंड को सेलिनाइजेशन कर सकता है। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 3 स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल व्हाई स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ऑर्गेनिक मैटर एक्चुअली इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बाय इंप्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर एंड पोरोसिटी। व्हाई स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सॉइल इज अ मेजर रिजर्वियर ऑफ द सल्फर साइकिल where sulfur is released from the rock via weathering and converted into forms usable by plants by soil bacteria. Why statement 3 is correct? Excessive irrigation, especially in the arid and semi-arid regions with poor drainage, lead to waterlogging. As the water evaporates, it leaves behind the soil, causing salinization. Question number 6. In which one of the following state is Pakui Wildlife Sanctuary located? पाकवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है? करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। द पाकवी और पक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इट इज फेमस फॉर इट्स इनक्रेडिबल साइटिंग्स ऑफ हॉर्नबिल एंड वाज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन 2002।
पागुई और पक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो इनक्रेडिबल साइडिंग होता है वो हॉर्नबिल का होता है। इट मीन्स यहाँ पर हॉर्नबिल बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। 2002 में पाकवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था। इट लाइज इन द फुटहिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। अरुणाचल प्रदेश है 2 नेशनल पार्क एंड 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरुणाचल प्रदेश के अंदर टोटल 2 नेशनल पार्क हैं, 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? नामदाफा नेशनल पार्क एंड मौलिक नेशनल पार्क। नामदाफा नेशनल पार्क छेंगलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। द ओनली पार्क इन द वर्ल्ड टू होस्ट 4 बिग कैट स्पीसीज, टाइगर, लेपर्ड, क्राउडेड लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड। इट इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। नामदाफा नेशनल पार्क वर्ल्ड का एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर बिग कैट की 4 स्पीसीज पाई जाती हैं। मौलिंग नेशनल पार्क अपर सियांग में सिचुएटेड है, लोकेटेड इन द सियांग रिवर वैली। सियांग रिवर वैली में लोकेटेड है। इसमें सियांग रिवर भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। नोन फॉर इट्स रेड हेरन एंड स्पीशीज लाइक द रेड पांडा एंड टाकिन। रेड पांडा एंड टाकिन के लिए फेमस है। मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर हमने देखा कि 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं अबाउट यहाँ पे। अब कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है? पक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सैसा ऑर्किड, कामलेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मेहास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डेइंग इरिंग मेमोरियल, टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। पक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द टाइगर रिजर्व फेमस फॉर इट्स हॉर्नबिल हॉर्न कंजर्वेशन एफर्ट्स। पक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एक टाइगर रिजर्व भी है जो कि हॉर्नबिल कंजर्वेशन के एफर्ट के लिए फेमस है। वन इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। पक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड भी मिल चुका है। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लार्जेस्ट सेंचुरी इन द स्टेट, पार्ट ऑफ दिबांग दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व, प्रोटेक्ट द रेयर मिसमेट टेकन। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश का लार्जेस्ट सेंचुरी है जो कि दिबांग दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक पार्ट है। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अ ग्लोबल हॉटस्पॉट फॉर बर्ड वॉचर्स, फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ बोगन बर्ड्स। इसी तरह से यहाँ पर सभी बायोडाइवर्सिटी एंड सेंचुरीज का डिटेल गिवन है। स्ट्रेटेजिक यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट, टाइगर रिजर्व देयर आर 3 इन द स्टेट। टोटल 3 टाइगर रिजर्व हैं, नामदाफा, पक्की एंड कामलांग। ये टाइगर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व, द दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व इज वन ऑफ द 18 इन इंडिया। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इन्हीं में से एक दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है। की फौना टू रिमेंबर, फौना यहाँ पर क्या क्या है? मिसमिट टेकिन जो कि गॉड की तरह लगता है, हुलक गिब्बन, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, रेड पांडा। वेजिटेशन ranges from tropical evergreen at a lower altitude to alpine shrubs at higher elevations. Question number 7, consider the following pairs। लेफ्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी हुई है एंड लेफ्ट में वाइल्ड लाइफ दिया हुआ और राइट में नेचुरली फाउंड इन, इट मीन्स रिवर्स वगैरह दिए हैं। ब्लू फाइंड मासीर, कावेरी रिवर, दिस इज करेक्ट बिकॉज ब्लू फाइंड मासीर जो पाया जाता है वो कावेरी रिवर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट इराविडी डॉल्फिन, चंबल रिवर, दिस इज रॉन्ग बिकॉज इराविडी डॉल्फिन जो है वो चिल्का रिवर में मिलता है। नेक्स्ट रस्टी स्पॉटेड कैट, ईस्टर्न घाट, दिस इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज सी। और 1 and 3 pairs are correct, so let's discuss in detail why pair 1 is correct। pair 1 is blue find marshal in Kaveri river, the blue find marshal is found in Kaveri river basin। why pair 2 is incorrect? The Irrawaddy dolphin is found in coastal areas, estuaries and river like the Chilka lake and Mekong, but not in the Chambal river। Irrawaddy dolphin coastal areas, estuaries and rivers like चिल्का लेक ओडिशा में है एंड मेकोंग जो रिवर है ये अबाउट 6 कंट्रीज को कंप्राइज करती है, चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। मेकोंग रिवर में भी इराविडी डॉल्फिन मिल जाता है बट ये चंबल रिवर में फाइंड नहीं किया जा सकता है। द चंबल रिवर एमपी, राजस्थान, यूपी में है। इट्स फेमस फॉर द गंगेडी डॉल्फिन एंड घड़ियाल। चंबल रिवर गंगेटिक डॉल्फिन एंड घड़ियाल के लिए फेमस है। वाई पेयर 3 इज करेक्ट।
The rusty spotted cat, one of the world's smallest cat, is found in the eastern Ghat and parts of the western Ghat. रस्टी स्पॉटेड कैट वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कैट है क्योंकि ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के कुछ पार्ट में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest right or both? फॉरेस्ट राइट एक्ट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल पीपल के लिए जो राइट गिवन है, उन राइट्स का नेचर एंड एक्सटेंट को डिसाइड करने वाली जो अथॉरिटी होगी, वो कौन होगी? करेक्ट आंसर इज ग्राम सभा। So let's discuss in detail. Under the Forest Right Act 2006, the Gram Sabha is the statutory authority to initiate the process for determining the nature and extent of the forest right. फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग ग्राम सभा फॉरेस्ट राइट के नेचर एंड एक्सटेंट को डिटरमाइन करने वाली या इसके डिटरमाइनिंग प्रोसेस को इनिशिएट करने वाली एक स्टेचुटरी अथॉरिटी है। ग्राम सभा रिकमेंडेशन इज देन स्क्रीन्ड बाय द सब डिविजनल लेवल कमेटी एंड फाइनली द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। ग्राम सभा के जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर कौन कौन से राइट एक्सटेंड करने हैं या किसको लेस करना है, ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये ग्राम सभा के द्वारा किए जाते हैं और उसके बाद इसको सब डिविजनल लेवल पर एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा इसको स्क्रीनिंग किया जाता है। मोर अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ 2006, commonly known as the Forest Right Act. Forest Right Act is a landmark piece of legislation designed to undo the historical injustice faced by forest dwelling communities. Core objective of Forest Right Act. Forest Right Act के core objectives क्या क्या हैं? To recognize and vest forest right and occupation in forest land for forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers. एफडी, एसटी एंड ओटीएफडी, इन सभी पीपल के लिए फॉरेस्ट राइट रिकॉग्नाइज करना एंड उन्हें गिवन करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। टू स्ट्रेंथन द कंजर्वेशन रिजाइम व्हाइल इंश्योरिंग द लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स हु इज एलिजिबल। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर क्लेम करने के लिए एलिजिबल कौन होगा? द एक्ट रिकॉग्नाइज टू कैटेगरीज ऑफ क्लेमेंट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। Scheduled tribe (FD/ST), those who primarily reside in and depend on forest for their livelihood। प्राइमरली जो फॉरेस्ट के अंदर रिसाइड कर रहे हैं, जो पहले से ही एसटी स्टेटस जिन्हें गिवन किया गया है और वो अपने लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट पर ही डिपेंड है, वो क्लेम कर सकते हैं। अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, दो जो कैन प्रूव दे हैव रिसाइड इन एंड डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर एट लीस्ट 3 जनरेशंस 75 years प्रायर टू December 13, 2005। कुछ ऐसे पर्सन हैं जो फॉरेस्ट में लॉन्ग टाइम से लिविंग कर रहे हैं, हालांकि परमानेंटली वो वेरी लॉन्ग टाइम से लिविंग नहीं कर रहे हैं, बट इन्हें एक प्रूफ गिवन करना होगा कि एट लीस्ट 3 जनरेशन से और 75 ईयर टाइम पीरियड से वो लिविंग कर रहे हैं। स्पेशली 13 दिसंबर 2005 यहाँ पर एक डेट फिक्स किया गया है, तो ये भी क्लेम कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ राइट्स रिकॉग्नाइज, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर किस किस टाइप के राइट्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं? द एक्ट प्रोवाइड 4 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ राइट्स, मेनली यहाँ पर 4 टाइप के राइट्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं। नंबर 1 टाइटल राइट्स, नंबर 2 यूज राइट, नंबर 3 रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट, नंबर 4 फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट, नंबर 1 टाइटल राइट्स ओनरशिप, right to land being cultivated by FD, ST or ODFD up to a maximum of 4 हेक्टेयर। 4 हेक्टेयर लैंड पर ये ओनरशिप रखते हैं एक्ट के अकॉर्डिंग। नो न्यू लैंड्स आर ग्रांटेड, ओनली लैंड ऑलरेडी अंडर ऑक्यूपेशन इज रिकॉग्नाइज्ड। नंबर यूज राइट टू स्टार्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक हनी, वैक्स, कैंडू लीव्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स एंड वाटर बॉडीज, इन सभी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर इनका राइट है। Number 3 relief and development rights, right to rehabilitation in case of illegal eviction and right to basic amenities such as school, dispensaries, roads, इन सभी का राइट्स इन्हें गिवन किया गया है। नंबर 4 फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स, राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट, कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स which they have been traditionally protecting।
द यूनिक थ्री टायर प्रोसेस, यूनिक थ्री टायर प्रोसेस क्या है फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर? अनलाइक मोस्ट लॉ वेयर ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड, द FRA स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम अप। अदर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्यूरोक्रेट्स ही हाई लेवल का डिसीजन टेकिंग करते हैं, बट फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो डिसीजन स्टार्ट होते हैं वो बॉटम टू अप के हिसाब से होते हैं। ग्राम सभा, द लोकल असेंबली इनिशिएट द प्रोसेस बाय रिसीविंग क्लेम्स एंड पासिंग अ रेजोल्यूशन। कोई भी पर्सन अगर क्लेम करता है फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर राइट टेकिंग करने का, ये प्रोसेस का जो इनिशिएशन होगा वो लोकल असेंबली इट मीन्स ग्राम सभा प्रोसेस को इनिशिएट करेगी और इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करेगी। सब डिविजनल लेवल कमेटी एग्जामिन द रेजोल्यूशन पास बाय द ग्राम सभा, ग्राम सभा के द्वारा जो भी रेजोल्यूशन पास किया गया है सब डिविजनल लेवल कमेटी इसको एग्जामिन करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी द फाइनल अथॉरिटी टू अप्रूव द क्लेम, क्लेम को अप्रूव करने के लिए फाइनल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है। यूपीएससी पॉइंट टू नोट, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस एक्ट एट द यूनियन लेवल, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो यूनियन लेवल पर नोडल एजेंसी है या नोडल मिनिस्ट्री वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। करंट रेलेवेंस, डिजिटाइजेशन ऑफ क्लेम, जो भी फॉरेस्ट लैंड का क्लेम किया जा रहा है या जो भी पेंडिंग क्लेम है सभी को यहाँ पर डिजिटाइज करने का प्लान किया जा रहा है। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट के बिटवीन क्या कंट्रोवर्सीज हैं, इससे रिलेटेड ये मेंस के हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। यहाँ पर ये पूरा समरी गिवन है। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ये नोडल मिनिस्ट्री इसका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। मैक्सिमम लैंड लिमिट 4 हेक्टेयर है। ODFD रिक्वायरमेंट 75 ईयर्स और 3 जनरेशन। फाइनल अप्रूविंग बॉडी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। कट ऑफ डेट December 13, 2005। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following has have the shrunk significantly dried up in the past due to human activity? इनमें से कौन सा सी है या कौन सा लेक है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से सिग्निफिकेंटली ड्राइड अप हो चुका है, श्रंक हो चुका है? अरल सी, ब्लैक सी, लेक बंगाल। करेक्ट आंसर इज 1, अरल सी सिग्निफिकेंटली तरीके से श्रंक हुआ है, ड्राइड अप हुआ है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। अरल सी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इकोलॉजिकल डिजास्टर्स due to Soviet era irrigation project diverting the rivers Amu Darya and Saar. The Aral Sea has shrunk to about 10% of its original size. Black Sea, while facing pollution issues, it has not shrunk significantly. Lake Baikal, while it faces threat from industrial pollution and fluctuating water levels, it is world's deepest lake and has not dried up in the context of the Aral Sea. आरएल सी, ब्लैक सी एंड लेक सी के बारे में हम यहाँ पर विद मैप डिस्कशंस करेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि आरएल सी जो है ये उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान को कवर करता है एंड 1960, 70, 90, 2000, 2008 में इसका जो साइज था वो क्या था, किस तरह से इसका साइज रिड्यूस होता रहा है एवरी डिकेड में। यहाँ पर मैप गिवन है लेफ्ट साइड में and now we will discuss about this sea, about Aral Sea, Central Asia, one of the world's fourth largest lake. The Aral Sea is now a symbol of ecological disasters. एक टाइम था जब अरल सी फोर्थ लार्जेस्ट लेक हुआ करती थी, अब यह इकोलॉजिकल डिजास्टर का सिंबल बन चुकी है। लोकेशन सिचुएटेड बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, नॉर्थ में कजाकिस्तान है एंड साउथ में उज्बेकिस्तान है, जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं। नॉर्थ में कजाकिस्तान एंड साउथ में उज्बेकिस्तान। The crisis in the 1960s, the Soviet Union diverted its two main feeder rivers, Amu Darya and Sad Darya, for cotton irrigation. This led to the sea shrinking by over 90%. 1960s में सोवियत यूनियन ने आरएल से के टू मेन फीडर रिवर्स को डाइवर्ट किया, अमू दारिया एंड सायर दारिया, और ऐसा इन्होंने कॉटन इरिगेशन पर्पज के लिए किया था, जिसके वजह से ये जो सी है 90% तक श्रिंक हो चुका है।
Current status: it is split into the North Aral Sea एंड द साउथ आरल सी। प्रेजेंट में ये टू पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, नॉर्थ आरल सी एंड साउथ आरल सी। इम्पेयर्ड: इंक्रीज सैलिनिटी, लोकल क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ इश्यूज फ्रॉम विंड ब्लोन सॉल्ट एंड पेस्टिसाइड्स। अबाउट ब्लैक सी के बारे में इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। मैप में हम देख सकते हैं ब्लैक सी का ये लोकेशन है। साउथ में टर्की है, नॉर्थ में यूक्रेन है, वेस्ट में रसिया है, साउथ ईस्ट में रसिया है, साउथ ईस्ट में जॉर्जिया है एंड वेस्ट में इसके बुल्गारिया है। So let's discuss about Black Sea. The Black Sea is a critical geopolitical choke point and a unique maritime basin bordering countries टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, ये इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। कनेक्टिंग वाटर्स: यहाँ पर कौन कौन से कनेक्टिंग वाटर्स हैं? नंबर ऑफ कर्च स्ट्रेट हम देख सकते हैं ब्लैक सी को सी ऑफ एजो के साथ मीट करता है। ब्लैक सी को सी ऑफ एजो के साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कर्च स्ट्रेट मीट कर रहा है। नेक्स्ट, बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट इट टू द सी ऑफ मारमारा। बॉस्फोरस स्ट्रेट सी ऑफ मारमारा हम देख सकते हैं साउथ में है ये, और ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है। नेक्स्ट, डार्डानेल्स स्ट्रेट कनेक्ट द सी ऑफ मारमारा टू द मेडिटेरियन। सी ऑफ मारमारा मेडिटेरियन के साथ कनेक्ट होता है और ये कनेक्शन डार्डानेल्स स्ट्रेट के थ्रू होता है। यूनिक फीचर्स: इट इज द लार्जेस्ट एनोक्सिक बेसिन इन द वर्ल्ड। ये लार्जेस्ट एनोक्सिक बेसिन है वर्ल्ड का। एनोक्सिक मीन्स ऑक्सीजन डिप्लीटेड। द डीप वाटर लेयर डू नॉट मिक्स विद द सरफेस लेयर, मीनिंग ऑलमोस्ट नो लाइफ एग्जिस्ट इन द डेप्थ। डेप्थ में इस सी के अंदर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। रिवर्स: मेजर रिवर्स लाइक द डेन्यूब, डेनिपर एंड डॉन ड्रेन इनटू इट। नेक्स्ट, लेक बैकल इन रसिया। लेक बैकल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लोकेटेड इन सदर्न साइबेरिया, इट होस्ट सेवरल वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहले हम इसका मैप देख लेते हैं। ये है लेक बैकाल का मैप। वर्ल्ड रिकॉर्ड: डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ये जो लेक है वर्ल्ड के डीपेस्ट लेक है। ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक, है। लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम, contain about 20% of the world's unfrozen surface freshwater, more than all the North America Great Lake combined. UNESCO said it is a World Heritage Site known as the Galapagos of Russia due to its isolation and evolution. Endemic species, home to Nipra, world's only freshwater seal. Rift Lake, it is found in an active continent rift zone where the crust is slowly pulling apart. Question number 10. With reference to the National Adaptation Fund for Climate Change, which of the following statement is correct? नेशनल एडेप्टेशन फॉर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थ्री स्टेटमेंट गिवन है। कौन सा स्टेटमेंट करेगा? फाइंड करना है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015 टू सपोर्ट एडेप्टेशन एक्टिविटीज इन द स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडिया। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज 2015 में इंडिया के स्टेट एंड यूटीज को एडेप्टिव एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था। नाबार्ड इज द नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर दिस फंड। इसके लिए जो भी फंड गिवन किया जाएगा उसके लिए नाबार्ड को एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पर एक्सेप्ट किया गया। दिस इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। Both statements are correct. The NAFCC was launched in 2015 to meet the cost of adaptation to climate change for state and the particularly vulnerable. NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, act as the national implementing entity to manage and channel the fund. So let's discuss about NABARD. NABARD से related important points हम यहाँ पे discuss करेंगे। NABARD is the apex regulatory body for overall regulation of regional rural banks and apex cooperative banks in India. इंडिया में रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए नाबार्ड एक रेगुलेटरी बॉडी है, एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है। इट शिफ्टेड फ्रॉम अ मेयर रीफाइनेंसिंग बॉडी टू अ की प्लेयर इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल एग्रीकल्चर। पहले ये एक ओनली रीफाइनेंसिंग बॉडी हुआ करता था, बट अब ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए की प्लेयर के तौर पर वर्क कर रहा है।
Basic identity and genesis. Established by established in July 12, 1982 on the recommendation of B. Sivaraman Committee. नाबार्ड जुलाई 12 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। बी शिवारामन कमेटी के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। स्टेचुटरी बेसिस नाबार्ड एक्ट 1982 के बेस पर ये वर्क करता है। ओनरशिप इट इज 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर आरबीआई डाइवेस्टेड इट्स स्टेक। 100% अब नाबार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन कर लिया गया है। पहले इसमें आरबीआई का भी स्टेक हुआ करता था। आरबीआई से सारा स्टेक अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेकिंग कर लिया है। हेडक्वार्टर्स इन बॉम्बे। ट्रिपल रोल ऑफ नाबार्ड नाबार्ड का ट्रिपल रोल क्या है? नाबार्ड ऑपरेट थ्रू थ्री प्राइमरी फंक्शनल पिलर्स। नंबर ए क्रेडिट रिफाइनेंस रोल, नंबर बी डेवलपमेंटल रोल और नंबर सी सुपरवाइजरी रोल। Number A credit refinance role. Apex financing, direct lending. Apex financing. It provides short-term and long-term refinancing to regional rural banks, cooperative bank, and commercial bank for agriculture and allied activities. एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के लिए नाबार्ड रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। डायरेक्ट लैंडिंग अंडर स्पेसिफिक स्कीम इट लैंड डायरेक्टली टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट को भी डायरेक्टली स्पेसिफिक स्कीम के अंडर लैंड कर सकता है। नंबर में डेवलपमेंटल रोल सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, watershed development. Number one, self-help group bank linkage program, the world's largest microfinance project aimed at bringing rural women into the formal banking fold. SHG बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है जिसका मेन एम रूरल वुमेन को फॉर्मल बैंकिंग फोल्ड के साथ ब्रिंग करना है। नेक्स्ट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस promoting farmer producer organization to help small farmers achieve economies of the scale. Next, watershed development, investing in soil and water conservation project. सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये एक इनिशिएटिव टेकन कर सकता है। सी सुपरवाइजरी रोल अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एट 1949 NABARD is mandated to conduct statutory inspection of regional rural banks and state district cooperative banks। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग नाबार्ड रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर स्टेचुटरी इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सकता है और इसको मैंडेट किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के अकॉर्डिंग। की फंड्स मैनेज बाय नाबार्ड नाबार्ड के द्वारा कौन कौन से फंड मैनेज किए जाते हैं? थ्री फंड्स आर फ्रीक्वेंटली आर्ड अबाउट इन द प्रीलिम्स। मेनली फोर फंड्स हैं। नंबर वन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF, माइक्रो इरिगेशन फंड MIF, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड LTIF, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड DIDF। ये सभी फंड हैं जो कि नाबार्ड के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। नंबर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF created in 1995 and 96 from the shortfall in private lending sector lending by commercial bank। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF 1995-96 में क्रिएट किए गए थे और ये जो फंड होता है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग से रिलेटेड अगर कॉमर्शियल बैंक रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं देन इस फंड को नाबार्ड को ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस फंड जो नाबार्ड ये रिसीव करती है उसको RIDF की फॉर्म में इन्वेस्ट करती है। इट फंड्स प्रोजेक्ट लाइक रूरल रोड, ब्रिजेज एंड सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट MIF माइक्रो इरिगेशन फंड डेडिकेटेड टू द पर ड्रॉप मोर क्रॉप इनिशिएटिव अंडर द PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप इनिशिएटिव के लिए ये इम्पोर्टेंट है माइक्रो इरिगेशन फंड। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड LTIF स्पेसिफिकली फॉर कंप्लीटिंग लार्ज इंस्टॉल्ड इरिगेशन सिस्टम। लार्ज इंस्टॉल्ड इरिगेशन सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड
प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड DIDF टू मॉडर्नाइज द मिल्क प्रोसेसिंग सेक्टर। मिल्क प्रोसेसिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए भी नाबार्ड फाइनेंस कर सकता है DIDF के थ्रू। रिसेंट अपडेट्स, इससे रिलेटेड इनमें नाबार्ड से रिलेटेड रिसेंट अपडेट्स क्या क्या है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Earth's magnetic field has reversed every few hundred thousand years. This is correct because every few hundred thousand years में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होता है। स्टेटमेंट 2, when the earth was created more than 4000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. This statement is wrong because जब अर्थ क्रिएट हुआ था 4000 मिलियन ईयर्स अगो, अर्थ पर ऑक्सीजन का जो लेवल था बहुत ही लो था, 54% नहीं था। Statement 3, when living organisms originated, they modified the early atmosphere of the earth. This statement is correct because लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस तरह से अर्थ पर ओरिजिनेट हुए, इन्होंने अर्थ के एटमॉस्फेयर को मॉडिफाइड किया था। दिस इज करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज सी, ओनली 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। So let's discuss in detail why statement 1 is correct. Paleomagnetic records show that the Earth's magnetic poles swap at irregular intervals. पैलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड शो करते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक पोल्स जो है वो इरेगुलर इंटरवल पर स्वैप होता है। व्हाई स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट? द अर्ली एटमॉस्फेयर वाज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड वाटर वेपर. It was an oxygen-poor environment. Large amount of oxygen only appeared much later. Early atmosphere जो था उसमें ज्यादातर मीथेन, अमोनिया एंड वाटर वेपर हुआ करता था। ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही पुअर था। लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मच लेटर अपीयर हुआ। व्हाई स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट? थ्रू प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस बाय साइनोबैक्टीरिया, लिविंग ऑर्गेनिम्स रिलीज ऑक्सीजन, फंडामेंटली चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस के थ्रू, स्पेशली साइनोबैक्टीरिया के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन रिलीज करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का केमिकल कंपोजिशन यहाँ पर चेंज हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, with reference to the food chain of in ecosystems, which of the following of organism are known as decomposer organism? इनमें से कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म जिसे डिकम्पोजर कहा जा सकता है? वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया। वायरस कभी भी डिकम्पोजर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। फंगाई एंड बैक्टीरिया ही किसी ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2 and 3. So let's discuss in detail. Fungi and bacteria are classic decomposer saprotrophs that break down organic matter into simpler nutrients. फंगाई एंड बैक्टीरिया क्लासिक डिकम्पोजर होते हैं, इन्हें सैप्रोट्रॉफ भी बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर न्यूट्रिएंट में ब्रेक डाउन करते हैं। वायरस आर नॉट decomposers, they are obligate intracellular parasites that require a living host cell to replicate and do not feed on or decompose dead organic matter. वायरस कभी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज नहीं करते हैं, इन्हें अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? इनमें से कौन कौन सी रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर के ट्रिब्यूटरी है? दिबांग, कामेंग, लोहित। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2, 3 सभी रिवर्स ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। ऑल थ्री आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। दिबांग एंड लोहित आर मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, while the Kameng is the significant right bank tributary flowing through अरुणाचल प्रदेश। दिबांग एंड लोहित ये ब्रह्मपुत्र रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जबकि कामेंग रिवर जो है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ये सभी अरुणाचल प्रदेश में फ्लो होती हैं। अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में यहाँ पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, originating in the Mansarovar Lake region of the Tibet Plateau. It is a transboundary river that flows through China, India, and Bangladesh, known for its massive volume and its vital role in the ecology and economy of South Asia.
कोर्स एंड जियोग्राफी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर का कोर्स एंड जियोग्राफी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द रिवर चेंजेस नेम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक एज इट फ्लो थ्रू डिफरेंट टेरेन्स। डिफरेंट टेरेन में जैसे जैसे फ्लो करती है, इस रिवर के नेम्स एंड कैरेक्टर्स चेंज होते हैं। सच है यारलुंग सांगपो इन तिब्बत। तिब्बत में इस रिवर को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। सियांगद्यांग इन अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र इन आसाम, जमुना इन बांग्लादेश, यारलुंग सांगपो in Tibet. It begins at the Angsi Glacier and flows eastward across southern Tibet at a high altitude. Siangdiang in Arunachal Pradesh. The river enters India by making a sharp U-turn, the Great Bend, around नामचा बारवा पीक। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा पीक के साथ ये यू टर्न टेकिंग करती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर होते ही इसका नाम सियांग दिहांग पड़ जाता है। ब्रह्मपुत्र इन आसाम। After joining the Dihang and Lohit rivers, it widens significantly into the Brahmaputra. It is characterized by its braided nature, meaning it is split into multiple channels. दिबांग एंड लोहित रिवर जैसे ही आसाम में मीट होते हैं, बिकॉज ये अरुणाचल प्रदेश में जब तक फ्लो हो रही थी तब तक ये दिहांग रिवर थी। अब ये आसाम में जैसे ही लोहित रिवर के साथ मीट होती है, देन इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ब्रेडेड नेचर, मीनिंग इट इज स्प्लिट इनटू मल्टीपल चैनल्स। यहाँ पर ये मल्टीपल चैनल्स में ब्रेक हो जाती है। जमुना इन बांग्लादेश। द रिवर टर्न्स साउथ इनटू द बांग्लादेश। इट इवेंचुअली मर्ज विद द गंगा एंड द मेघना बिफोर एम्पटाइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। जैसे ही ये रिवर बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश में पहले से ही गंगा रिवर, जिसको पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है, उसके साथ ही मीट करती है एंड मेघना रिवर बनाती है। बे ऑफ बंगाल में इसके बाद ये ड्रेन होती है। की फीचर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर के की फीचर्स क्या क्या है? माजुली आइलैंड located in Assam. It is one of the world's largest river island and a significant center for Assamese Neo Vaishnavite culture. The delta. Together with the Ganga, it forms the Ganga-Brahmaputra Delta, the largest river delta in the world, which includes the Sundarban mangrove forest. Discharge. It ranks among the world's top rivers by discharge. During the monsoon season, the river is prone to heavy flooding due to high rainfall in the northeast and snow melt from the Himalaya. मेजर ट्राइब्यूटरीज क्या क्या रहे हैं इस रिवर की? नॉर्थ बैंक ट्राइब्यूटरीज और साउथ बैंक ट्राइब्यूटरीज क्या क्या हैं? सुबानसिरी, मनास, कामेंग, तिस्ता, बुरही, धानसिरी, लोहित, कोपिली, ये इसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं। इकोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस क्या है, उससे रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर्स, दिस इज करेक्ट। सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स, दिस इज करेक्ट। सम स्पीसीज ऑफ मैरीन mammals आर हर्बीवोर्स, this is also correct. Some species of snakes are viviparous, this is also correct. Which of the statement given above are correct? Correct answer is D, 1 2 3 4, सभी इसके करेक्ट हैं। ग्रीन सी टर्टल्स आर प्राइमरली हर्बीवोर्स एज एडल्ट्स। ग्रीन सी टर्टल्स जैसे ही अडल्ट होते हैं प्राइमरली हर्बीवोर्स हो जाते हैं। स्टेटमेंट टू, मैनी फिश स्पीसीज लाइक पैरट फिश ईट एल्गी। कुछ फिश स्पीसीज लाइक पैरट फिश ये एल्गी ईट करते हैं। स्टेटमेंट 3, मैनिटीज एंड डुगोंग आर मैरीन mammals दैट आर स्ट्रिक्टली हर्बीवोर्स। डुगोंग जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक स्टेट एनिमल है, ये हर्बीवोर्स एनिमल है। स्टेटमेंट 4, सम स्नेक लाइक वाइपर्स एंड बोस गिव बर्थ टू लिव यंग viviparous instead of laying eggs. Question number 15. In India, if a species of tortoise is declared protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972, what does it imply? कोई अगर टॉर्टोइज स्पीसीज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 के अंदर डिक्लेयर की जाती है, देन इसका क्या इम्प्लाई होगा? करेक्ट आंसर इज ए, इट एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। जो प्रोटेक्शन लेवल टाइगर को मिला हुआ है वही प्रोटेक्शन टॉर्टोइज को गिवन किया जाएगा अगर उस टॉर्टोइज को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर प्लेस गिवन किया गया है। तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल।
Under the Wildlife Protection Act 1972, Schedule 1 and Part 2 of Schedule 2 provide absolute protection. Offences under these schedules are prescribed the highest penalties. इन शेड्यूल का के अंडर अगर ऑफेंस किया जाता है देन हाईएस्ट पेनल्टी प्रेस्क्राइब की गई हैं. Species like the tiger, Gangetic dolphin, and certain tortoise listed in the Schedule 1 receive the highest degree of legal protection in India. Other animals under Wildlife Protection Act Schedule 1: tiger, lion, leopard, snow leopard, elephant, one-horned rhino, gaur, great Indian bustard, Gangetic dolphin, Kashmiri mahamrag, स्लॉथर बियर, ये सब यहाँ पर शेड्यूल 1 के अंदर हैं. Question number 16. With reference to the circumstances in which an Indian agriculture is often observed, consider the following statement. Growth of plant is inhibited by high soil acidity. This is correct because high soil acidity की वजह से plant का growth inhibit हो सकता है. Growth of plant is inhibited by high soil alkalinity. This is also correct. High soil alkalinity की वजह से plant growth inhibit हो सकता है. Growth of plants is inhibited by high soil salinity. High soil salinity की वजह से भी plant growth inhibit हो सकता है. So correct answer है D. 1, 2, 3 सभी इसके correct हैं. इससे related यहाँ पर डिटेल given है. Question number 17. Which of the following leaf modifications occur in the desert areas to inhibit water loss? Water loss को inhibit करने के लिए और डेजर्ट एरियाज के जो प्लांट होते हैं उनमें लीफ मॉडिफिकेशंस होते हैं. क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं? हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, यस. टीनी लीव्स, यस. थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, यस. ऑल आर करेक्ट. करेक्ट आंसर है डी. इससे रिलेटेड यहाँ पर डिटेल गिवन है. क्वेश्चन नंबर 18. The Partnership for Action on Green Economy (PAGA), a UN mechanism to assist countries transition toward greener and more inclusive economy, emerged at. Correct answer is B. The United Nations Conference on Sustainable Development 2012 Rio de Janeiro. पेज पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ये यूनाइटेड नेशंस का एक मैकेनिज्म है सो दैट ये उन कंट्रीज को असिस्ट प्रोवाइड कर सके जो ग्रीनर की तरफ एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक्स की तरफ अपने आप को ट्रांजिशन कर रहे हैं. यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जेनेरियो में इसको इमर्ज किया गया था. Partnership for Action on Green Economy (PAGE) was launched in 2013 as a direct response to the call at Rio+20, the 2012 UN Conference on Sustainable Development, for the UN system to support countries interested in pursuing green economic policies. Question number 19. Consider the following statement. The International Solar Alliance was launched at the United Nations Climate Change Conference in 2015. This statement is correct. International Solar Alliance UNFCCC 2015 के ड्यूरिंग जो समिट हुआ था उसी टाइम पर इसको लॉन्च किया गया था. Statement 2. The alliance include all the member countries of United Nations. This is wrong because United Nations के और member इसमें include नहीं हुए थे. So correct answer is A. Only one statement इसका correct है. Statement 1 is correct. The ISA International Solar Alliance was launched by India and France at the COP21 Paris in 2015. Why statement 2 is incorrect? Initially, it was restricted to sunshine countries between the tropics, but it was later opened to all UN members. Initially, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में उन्हीं कंट्रीज को अलाउ किया गया था जो सनशाइन कंट्रीज हैं, स्पेशली ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, बट बाद में इसको यूएन ऑल यूएन मेंबर्स के लिए ओपन किया गया. हाउएवर, नॉट ऑल यूएन मेंबर्स कंट्रीज हैव जॉइंड द रेटिफाइड द अलायंस yet. क्वेश्चन नंबर 20. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. लेफ्ट साइड में ग्लेशियर गिवन है, राइट साइड में रिवर गिवन है. बंदरपुंछ ग्लेशियर यमुना, दिस इज करेक्ट. बारासिंगरी चेनाब, दिस इज करेक्ट. मिलम मंदाकिनी, दिस इज रॉन्ग. सियाचिन नोब्रा, दिस इज राइट. जम्मू मनास, दिस इज रॉन्ग. यहाँ पर कौन सा रिवर किस ग्लेशियर से इमर्ज होती है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है. वह पेयर वन इज करेक्ट. बंदरपुर ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ यमुना रिवर. बंदरपुर ग्लेशियर यमुना रिवर का सोर्स है.
यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में फ्लो होती है। पेयर टू इज करेक्ट। Barasingri is the largest glacier in Himachal Pradesh and feed the Chandra River, which form the Chenab. Chenab River HP जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो होती है। पेयर थ्री इज इनकरेक्ट। मिलम ग्लेशियर इज सोर्स ऑफ द गौरी गंगा रिवर। मिलम ग्लेशियर गौरी गंगा रिवर का सोर्स है और उत्तराखंड में ये इमर्ज होती है, काली गंगा के साथ ये मीट होती है। मंदाकिनी उत्तराखंड मीट अलकनंदा ओरिजिनेट फ्रॉम द चोराबाड़ी ग्लेशियर। मंदाकिनी रिवर चोराबाड़ी ग्लेशियर से इमर्ज होती है, उत्तराखंड से इमर्ज होती है एंड अलकनंदा के साथ मीट होती है। पेयर फोर इज करेक्ट। द नुब्रा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द सियाचिन ग्लेशियर। नुब्रा रिवर सियाचिन ग्लेशियर से इमर्ज होती है। पेयर फाइव इज इनकरेक्ट। जम्मू ग्लेशियर जो कि सिक्किम में है फीड द तीस्ता रिवर नॉट द मनास। जम्मू ग्लेशियर सिक्किम में है और ये तीस्ता रिवर को फीड करती है। क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following is are possible consequences of heavy sand mining in river bed? रिवर बेड से अगर हैवी सैंड माइनिंग किया जाता है तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। नंबर वन, डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर। इससे रिवर की सैलिनिटी डिक्रीज होती है। दिस इज रॉन्ग बिकॉज सैलिनिटी इंक्रीज हो सकती है। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, दिस इज करेक्ट, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल, यस, वाटर टेबल लोअर हो सकता है। सो करेक्ट आंसर इज बी, 2 and 3 only. Why statement 1 is incorrect? Heavy sand mining in coastal areas can actually lead to increased salinity as it allows seawater to intrude further inland. Why statement 2 is correct? Remove the sand layer, expose the groundwater to pollutant. Statement 3 is correct. Deep mining lower the river bed, which lead to a drop in the surrounding water level. Question number 22. Which of the following is are correctly matched? लेफ्ट साइड में कुछ रीजन्स गिवन किए गए हैं जो समटाइम्स न्यूज में रहते हैं एंड राइट साइड में कंट्रीज गिवन है। कैटालोनिया स्पेन, यस, कैटालोनिया रीजन स्पेन में है। क्रीमिया हंगरी, दिस इज रॉन्ग। मिंडानाओ फिलीपींस, दिस इज राइट। ओरोमेनिया नाइजीरिया, दिस इज रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर इज सी, ओनली 1 and 3 पेयर्स करेक्ट है और इससे रिलेटेड यहाँ पर डिटेल गिवन है। क्रीमिया हम देख सकते हैं ब्लैक सी के नॉर्थ में पाया जाता है, पूरा इसका मैप है। Question number 23. According to India's national policy on biofuels, which of the following can be used as a raw minerals for the production of biofuel? India's national policy on biofuel के अकॉर्डिंग किन किन रॉ मटेरियल का यूज बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए किया जा सकता है। कैसावा, यस, इसका यूज किया जा सकता है। डैमेज्ड वीट ग्रेन, यस, इसका भी बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। ग्राउंडनट सीड्स, दिस इज रॉन्ग, इसका यूज बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए नहीं किया जा सकता। हॉर्स ग्राम, दिस इज रॉन्ग। रोटन पोटैटोज, यस, इसका यूज किया जा सकता है। शुगर बीट, इसका यूज किया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ए, 1 2 5 6, इन सभी आइटम्स का यूज बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए किया जा सकता है। द 2022 पॉलिसी एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन टू इंक्लूड। 2022 पॉलिसी के अकॉर्डिंग एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन से होंगे, स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल कौन कौन से होंगे, लाइक कैसावा, रूटन पोटैटो, डैमेज्ड फूड ग्रेन, व्हीट, ब्रोकन राइस। शुगर कंटेनिंग मटेरियल लाइक शुगर बीट एंड स्वीट सोरगम, इनका यूज किया जा सकता है। ग्राउंडनट सीड एंड हॉर्स ग्राम वर नॉट इंक्लूडेड एज ए प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर इथेनॉल इन दिस स्पेसिफिक पॉलिसी फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 24. Which one of the following countries of Southwest Asia does not open out to the Mediterranean Sea? साउथ वेस्ट एशिया की कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो मेडिटेरियन सी के साथ ओपन नहीं होती। पहला ऑप्शन है सीरिया। हम देख लेते हैं सीरिया जो है मैप में हम देख सकते हैं सीरिया मेडिटेरियन सी के साथ ओपन है। जॉर्डन मेडिटेरियन सी के साथ ओपन नहीं है। लेबनान ओपन है, इजराइल ओपन है। सो करेक्ट आंसर इज बी, जॉर्डन मेडिटेरियन सी के साथ ओपन नहीं है। इससे रिलेटेड यहाँ पर डिटेल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 25. With reference to the Earth's atmosphere, which one of the following statement is correct? अर्थ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये फाइंड करना है। करेक्ट आंसर इज
सी बाकी इसका सभी ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ दैट रिसीव्ड एट द पोल। दिस इज रॉन्ग बिकॉज इक्वेटर पर जितना इंसोलेशन रिसीव किया जाता है पोलर रीजन के कंपेयर में 4 टाइम्स ज्यादा होता है। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ सोलर रेडिएशन। दिस इज रॉन्ग। इंफ्रारेड रेड जो होती हैं वो अबाउट हाफ सोलर रेडिएशन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। सी, infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. This is correct। infrared waves जो होती हैं वो लोअर एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेटेड वाटर वेपर के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं। दिस इज करेक्ट। डी, infrared waves are a part of visible spectrum of electromagnetic wave of solar radiation। This is wrong। So correct answer is C। Option A is wrong because the total amount of insolation received at the equator is roughly about 4 times of that received at the pole, not 10 times. Option B is wrong because infrared rays constitute roughly half of the solar radiation. Visible light is the largest component. Why option C is correct? Water vapor and carbon dioxide are the primary absorbers of long wave terrestrial radiation in the lower atmosphere। लोअर एटमॉस्फेयर में लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी रोल प्ले करते हैं। ऑप्शन डी इज रॉन्ग बिकॉज इंफ्रारेड वेव्स आर अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ द सोलर रेडिएशन। इंफ्रारेड इज आउटसाइड द विजिबल स्पेक्ट्रम। अर्थ एनर्जी बजट। अर्थ एनर्जी बजट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। सोलर रेडिएशन क्या होता है, इंसोलेशन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सरफेस हीटिंग, इन सभी से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टेरेस्ट्रियल इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, थर्मल बैलेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन हैं। एनर्जी बैलेंस शीट क्या होती है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स गिवन हैं। व्हाई इंसुलेशन मैटर्स, इंसुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लाउड कवर क्या होते हैं उससे रिलेटेड पॉइंट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 26, द कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज CBDR principle is often mentioned in the context of UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। CBDR का जो प्रिंसिपल है वो UNFCCC का प्रिंसिपल है। While used in many treaties, CBDR is formal cornerstone of the UNFCCC। CBDR वैसे तो मैंने ट्रीटीज में यूज किया जाता है ये वर्ड, बट ये जो UNFC का फॉर्मल कॉर्नर स्टोन रहा है। इट acknowledge that while all nations are responsible for addressing climate change, developed nations have a greater historical responsibility and more resource to act। CBDR प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एक्नोलेज किया गया वो ये एक्नोलेज किया गया है कि वैसे तो सभी कंट्रीज क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ज़्यादा होनी चाहिए वो डेवलप्ड नेशंस का होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।